हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज आपको अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी रूम में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता अर्थात ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, जो कि 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2 है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक, तो हम 12th हिस्ट्री सभी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि इसमें हमने पहले हिस्ट्री का सिलेबस बताया था। ठीक, तो आप यदि वह सब नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि पहले वह सिलेबस पता रहेगा, उसके बाद आप बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर होता है। तो हम पहला चैप्टर में जो पढ़े थे ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, जो कि हड़प्पा सभ्यता है, तो उसमें हमने कुछ 5-6 पॉइंट देखे थे। जो कि पहला पॉइंट हमने पढ़ा था उस चैप्टर में, हड़प्पा सभ्यता क्या है, कैसे हुआ, मतलब अर्थात हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से निर्वाह करते थे, वहाँ की कृषि प्रौद्योगिकी किस प्रकार का था। उसके बाद मोहनजोदड़ो, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा नगर है, वहाँ का मोहनजोदड़ो के बारे में जाना। वहाँ का जो कि नाला बहुत ज़्यादा विशेषता रखता है वहाँ का, तो नाले का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जाना, गृह स्थापत्य के बारे में जाना, दुर्ग के बारे में जाना। तो ये सब हमने पहले वीडियो में जान चुका हूँ, और इस वीडियो में हम और पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईंटें मनके तथा अस्थियाँ में अगला पॉइंट है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अर्थात वहाँ अब हड़प्पा सभ्यता जो था, तो वहाँ के हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या वहाँ भी विभिन्नता करते थे एक दूसरे से। जैसे कि आज के समय में भारत की बात करें तो भारत में ही लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे से भिन्नता करते हैं। छोटा बड़ा आदमी जिस प्रकार अभी कि जैसे मानते गरीब अमीर, उसी तरह क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग भी ऐसा वैसा ही था। तो इसके बारे में यहाँ समझेंगे। तो यहाँ पे सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, अर्थात वही चीज़ हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे पहला इसमें समाधान, तो वहाँ के जो पुरातत्वविद थे, अर्थात जो पुरातत्वविद का कहने का मतलब जो मिट्टी से खुदाई करने वाले व्यक्ति थे, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो पूरा जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, उसी को पुरातत्वविद कहते हैं। वहाँ का जो जैसे साइंस से होता है साइंटिस्ट, इसी तरह हिस्ट्री का कि इतिहास का जो इतिहास है, तो उसी को पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक, जो यहाँ पे पुरातत्वविद यह मानते हैं, उन्होंने माना कि वहाँ का जो समाधान मिला, अर्थात समाधान का कहने का अर्थात समाधान, तो समाधान सब जिसको लाश कहते हैं। धान जो लाश जो मर जाता है, मर जाने के बाद उसका जो श्रृंगार किया जाता है, जैसे आभूषण उस पर दे दिया जाता है, उसका जितना गहना होता है उसका पूरा उस लाश को श्रृंगार करके कि सजा के भेजते हैं कि कब्र में तो दफनाने के लिए, तो उसी को समाधान कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वहाँ के जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने समझा वहाँ की संस्कृति अलग था, वहाँ का विशेष लोग रहते थे, जो कि उसके बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं थी। उन्होंने समझा वहाँ भी ये विभिन्नताएं थी, जो कि सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर दोनों प्रकार का था। तो वहाँ पर कुछ वहाँ लाशें मिला था। कुछ लाश में देखा गया कि बहुत सारे क्या कहते हैं गहने हैं, किसी लाश में नहीं है। तो वहाँ भी इससे अंदाज़ा लग जाता है कि क्या वहाँ के लोग भी कि एक दूसरे से विभिन्नता करते थे। और जो वहाँ के जिसको क्या कहते हैं, गर्तों कहते हैं या गट्टा कहते हैं, अर्थात गड्ढा उसको बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त को बनावट एक दूसरे के भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिकनाई की गई थी। ठीक, तो ये सब बात है। अर्थात हड़प्पा जो स्थान पर जो मिला समाधान, अर्थात जो लाश मिला, तो उसमें देखा गया जो व्यक्ति मरा हुआ था उसके गर्त का कहने का गड्ढा, जिसको गड्ढा कहते हैं वही गर्त को है। ठीक, तो वहाँ का जो गड्ढा उसमें दफनाया गया था, तो उसमें देखा गया था कि उसमें एक दूसरे उस गड्ढा का भी बनावट, जो बढ़िया फैंसी आदमी तो वहाँ गड्ढा का बनावट बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ का जो कि उसको जो दफनाया गया था उसका दफनाने का तरीका भी अलग था। तो यहाँ पे आप इससे भी तो उसे अंदाज़ा लगता है क्या वहाँ भी सामाजिक विभिन्नता थी।
इस प्रकार हम और देखें तो कुछ कब्रों में मृत भांड आभूषण भी मिले। मतलब मृत भांड मतलब बर्तन उर्तन जितना भी कपड़ा उपड़ा देखते हैं तो उस कब्र मतलब कि कब्र में जिसको मतलब कि दफनाया गया था उसमें मतलब मृत भांड बर्तन और आभूषण भी मिले हुए। इससे पता चलता है कि एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत मतलब मरने के बाद प्रयोग किया गया था। पुरुष और महिलाओं दोनों के सावधान में आभूषण भी मिले हैं जो आपको पहले ही बता दिए हैं। 1980 के दशक में मध्य के दशक का अर्थ है, तो आप यहाँ पे दशक का अर्थ समझ सकते हैं जो कि एक से मतलब 10 साल जो होता है मतलब कि 10 साल के बीच उसी को दशक कहते हैं। तो 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी मिला। ठीक, उसके खोपड़ी में मतलब जहाँ दफनाया गया था उस व्यक्ति को मतलब हड़प्पा के जो वहाँ के कब्रिस्तान थे उसमें जो पुरुष की खोपड़ी मिला तो उसमें पाया गया शंख के 3 छल्ले मिले। मतलब शंख के थोड़ा शंख 3 छल्ले मिले जिस पर एक प्रकार का रत्न मतलब कुछ मतलब रत्न भी था उस शंख पर मतलब कि रत्न जिसको मन के कहने का अर्थात मनके का मोती, मनके किसको कहते हैं तो मोती को कहते हैं। ठीक, तो मोती तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मानकों से बना एक आभूषण भी मिला था। मतलब बहुत सैकड़ों अर्थात 100+ की संख्या में मन का अर्थात मोती आभूषण मिला था वहाँ। और कहीं जो कुछ मृतकों की मतलब लाश मिला था तो उसमें देखा गया तांबे के दर्पण दफनाया गया था। मतलब तांबा का दर्पण जो आईना जिसको कहते हैं दर्पण, तो उसको भी दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। मतलब ज़्यादा कीमती मतलब बहुत ज़्यादा देखा गया तो वहाँ के लोग जैसे मर जाते थे तो उसके साथ जितना सामान यूज़ करते थे जो कि बर्तन गहना जो भी यूज़ करते थे उसको एक साथ नहीं दफनाया, कुछ लोग को दफनाया जाता था उसके साथ। ठीक, उसका हम यहाँ पर जानेंगे अगला पॉइंट विलासिता की वस्तुओं की खोज। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, विलासिता की वस्तुओं की खोज। मतलब विलासिता का अर्थ है कि यहाँ पे विलासिता का अर्थ आप लगा सकते हैं जो कि आप विलास भाव जिसको बोल सकते हैं। अर्थात जो मतलब कोई व्यापारी होता है उसका मतलब कि एक का बहुत ज़्यादा मतलब कोई वस्तु का बहुत ज़्यादा मांग रहता है और उस मांग के साथ साथ उस वस्तु का मतलब कीमत भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी को विलासिता कहते हैं सिंपल सी भाषा में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं वहाँ जब देखा गया तो मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, जो आपको बताया वही चीज़ इसी में है, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी से जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। वहाँ का कुछ ऐसा बर्तन मिला जो कि सामान्य यूज़ के लिए थे, मतलब रोज़मर्रा अर्थात रोज़ का रोज़ वह चीज़ यूज़ करते थे, जैसे चकिया, मृदभांड, सुइया, झावा, ये रोज़ यूज़ करते थे। ठीक, तो हमेशा यूज़ करते थे। तो वहाँ कुछ सामान वहाँ मिला गया हड़प्पा सभ्यता में, जैसे कि और मतलब कि वे सामान्य रूप से वस्तुओं में सर्वत्र पाई गई, मतलब बहुत हजारों की संख्या में मिला। पुरातत्वविद अर्थात जो पुरातत्वविद थे उन्होंने वस्तुओं को कीमती मानते थे। वह वस्तु जो मिला वह बहुत ज़्यादा कीमती था, जो दुर्लभ अर्थात महंगी थी, स्थानीय तौर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बना हुआ था। और वहाँ फाइनेंस की कुछ वस्तु भी मिली। फाइनेंस मतलब बर्तन जिसको कहते हैं, जो कि घिरी हुई रेत अथवा बालू का रंग चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया था। मतलब जो मिट्टी या जो है उसको या बालू या रेत उससे बनाकर मतलब फाइनेंस के बर्तन बनाया गया था। ठीक, तो यहाँ पे वहाँ बहुत मिला जो कि काफ़ी कीमती थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइनेंस के कुछ बर्तन हैं। तो यहाँ पे ये फाइनेंस की ये बर्तन है, तो ये बर्तन वहाँ पर मिला गया था। ठीक, तो इस बात मतलब ये सब कुछ पॉइंट हैं। उसका और यहाँ पर पॉइंट आप समझ सकते हैं जो वहाँ का कुछ जो पदार्थ मिला जो कि आपको पहले ही बताया है वह काफ़ी महंगा था। तो वह पदार्थ जो है वह सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बस्तियों में केंद्रित है। मतलब ज़्यादा कीमती सामान सबसे ज़्यादा मिला तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा काफ़ी विकसित उस समय था और काफ़ी मतलब कि फेमस जगह था। ठीक,
तो और छोटे छोटे वस्तुओं में विरले से मिलती है। उदाहरण के लिए फाइनेंस से बने लघुपात्र मिला मतलब फाइनेंस जो कि काफ़ी महंगा बर्तन है वहाँ पाया गया बहुत ज़्यादा, जो कि और उसके साथ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मतलब यही सब मिले। कालीबंगन जैसे छोटे वस्तु जो है कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, गुजरात में बिल्कुल नहीं, तो वहाँ ये सब सामान सब ज़्यादा जैसे फाइनेंस और बर्तन सब ज़्यादा नहीं मिला महंगा, ठीक। तो वहाँ काफ़ी ये कालीबंगन ये स्थान काफ़ी मतलब कि ज़्यादा विकसित नहीं थे। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट जानेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प अर्थात जो हाथ से बनाने वाला जिसको हस्तकला कहते हैं, शिल्प मतलब हाथ से बनाना उसी को शिल्प क्या उस समय भी शिल्प उत्पादन मतलब था ज़्यादा, वहाँ हाथ से क्या बनाया जाता था। तो इससे पता तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो थे जो कि 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, ठीक। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला था, उसमें से 7 हेक्टेयर की बात करें तो वहाँ का जो बस्ती थे उसमें शिल्प उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। मोहनजोदड़ो के 7 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन होता था। शिल्प मतलब हाथ से बना, जैसे मोती हुआ, तो बर्तन पे हाथ से पेंटिंग मतलब कुछ पे चित्र बनाना, वही सब शिल्प उत्पादन। तो शिल्प कार्यों में मनके बनाना, वही मोती बनाने, या शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मोहर निर्माण मतलब रुपया बनाना, उस पर मतलब कि कुछ चित्र बनाना, वही मुहर मतलब या मुहर जो लगाने वाला वह भी आप बोल सकते हैं। बाँट बनना मतलब बर्तन बनाना, ये सब सम्मिलित है शिल्प उत्पादन में, ठीक। मनके के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता अलग है। यहाँ पे जो मनके मिला था मोती, उसमें मतलब मोती भी देखा गया तो बहुत अलग अलग प्रकार के मोती पाया गया वहाँ, जैसे कि कार्निलियन जो कि सुंदर रंग का होता है, जैस्पर, सफिटिक, ये सब मोती का नाम है, ठीक। क्वार्ट्स आप मार्केट में जाएंगे तो इस तरह के मोती सबसे ज़्यादा महंगा मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा होते हैं। तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, जैसे तांबा, कांसा जिसको कहते हैं मतलब शीशा जिसको कहते हैं, वही कांसा का, तांबा का मिला था, कांसा का मोती मिला था, सोने जैसे धातु कुछ मिले थे, शंख और फाइनेंस पकी मिट्टी का भी मिला गया था। सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था, मतलब मोतिया बनाने में किया जाता था। कुछ मन के 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए गए थे, और कुछ सोने के टोप तथा पत्थर के होते थे। इनके आकार भी अलग होते थे, जैसे कि मोती बनाया जो कि एक चक्राकार होता था, बेलनाकार होता था, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित होता था। एक मोतिया कुछ पाया जाता था, जैसे कि अभी आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये मोतिया वहाँ मतलब पाया गया था हड़प्पा सभ्यता में। ये सब हाथ से बनाया गया था, तो ये आप देख सकते हैं ये सब हाथ से बनाया गया था। ये वहाँ का औजार है, ये जो कि हड़प्पा सभ्यता का औजार है, और ये मोती है जिसको मनके कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे अगला बात जानेंगे कि वहाँ जो ये सब मिला जो कि काफ़ी उत्तीर्ण, और ये चित्रकारी कुछ मतलब कि हाथ से सजाया गया था, ठीक। जिस पर बहुत सारे मतलब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो ये हाथ से बनाया गया है बर्तन, और इस पर चित्र हाथी से बनाया गया है, तो इसी को शिल्प उत्पादन कहते हैं। मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं हैं। आपको यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर सभी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और सिंपल भाषा में पढ़ाया जाएगा। यदि अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। और 12th स्पेशल 2021 की तैयारी हम करवा रहे हैं एग्ज़ाम की, तो यदि आप करना चाहते हैं तो आप बन जाइए, और अपने दोस्तों की आसपास के बच्चे को भी बोल दीजिए, आप जिस पर रहते हैं वहाँ शेयर कर दीजिए, और शेयर करते जाइए, ठीक। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ मतलब विभिन्न, वहाँ भी मतलब हाथ से बनाया जाता था मनके, मोती या शिल्प का उत्पादन किया जाता था, वह भी सब अलग अलग प्रकार के मतलब भिन्नताएँ उसमें होती थी। सेलखड़ी जो एक बहुत ही मुलायम पत्थर है, सेलखड़ी बहुत मतलब सेलखड़ी पत्थर है, वो बहुत ज़्यादा मुलायम है, उस पर आसानी से कार्य किया जाता था, मतलब बर्तन है। और यहाँ पे कुछ मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किया गया था। इसमें ठोस पदार्थ बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार अर्थात विपरीत कई विविध अर्थात मतलब भिन्न थे, और उस आकार से बनाए गए मनके भी अलग अलग थे।
सेल खड़ी के सूक्ष्म मन के जैसे कैसे बनाए जाते थे, तो ये सब बात सोचने वाली है। तो ये सब मतलब हड़प्पा सभ्यता में ही होता था। आज के समय में ऐसा हो रहा है यह नहीं, ये पहले से ही चलती है। हड़प्पा सभ्यता था 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। पुरातत्वविद द्वारा किए गए प्रयोग में यह पता लगाया गया कि कार्नियल का रंग लाल था। पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर बनाया जाता था। वहाँ भी जो बर्तन बनाया जाता था, जैसे कुम्हार बनाते बर्तन आग में पकाकर, उस समय भी इसे ऐसा ही चलता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। पत्थर था उसको मतलब कि तोड़ा जाता था अलग अलग आकार में, और उसको उस पर डिजाइन किया जाता था हाथ से। फिर बारीकी से मतलब कि सलक निकालकर उन्हें अंतिम रूप बना दिया जाता था। उस पर मतलब उस पत्थर को घिसाई करते थे, पॉलिश करते थे, उसमें छेद करते थे। ठीक, तो ये सब बात है। अब चनहुंद्रो तथा लोथर, चनहुंद्रो तथा लोथर मतलब जगह है। ठीक, उसमें देखा गया कि चनहुंद्रो या लोथर में मतलब धोलावीरा नाम के जगह है, उसमें छेद वाले विशेष उपकरण मिले, बर्तन उसमें छेद वाले ज़्यादा बर्तन मिले। नागेश्वर तथा बालाकोट भी इसमें शामिल है। उसमें देखा गया कि शंख से बनी वस्तु जिनमें चूड़ियाँ, करसियाँ या पच्चीकारी वस्तुएं सम्मिलित है। ठीक, वहाँ शंख के कुछ वस्तु मिला जिनमें चूड़ियाँ भी उसमें शामिल, तो उस पर चूड़िया का कुछ सिंबल भी बना था, करसियाँ भी बना था। इसी तरह मतलब कुछ मिला। और वहाँ का जो उसके निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, वहाँ का जो है चनहुंद्रो लोथर का, तो वहाँ के मतलब ये सबसे ज़्यादा हाथ से बनाने वाला सबसे फेमस जगह है, जहाँ से यह माल दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जा सकता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुंद्रो और लोथर से तैयार माल जैसे मन के अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों केंद्र इसका था। ठीक, उसका अगला पॉइंट है क्या, उत्पादन केंद्रों की पहचान करना। वहाँ का उत्पादन किस प्रकार था, जैसे कि आपने देखा था मतलब कि शिल्प का उत्पादन, तो वहाँ का उत्पादन किस प्रकार था। तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार से पाते हैं, जो कि प्रस्तर पिंड, पूरे संघ तथा तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, पुनः वस्तुएं त्याग दिया गया था तथा माल, कूड़ा, करकट, यहाँ तक कि करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा गया था, तो इन पदार्थों के टुकड़े रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। अर्थात वहाँ पर जो एक्स्ट्रा सामान होता था उसको क्या करते थे, वहाँ पर फेंक दिए जाते। जैसे शंख बना और उसमें जो एक्स्ट्रा सामान जो कटाई किया उसका मतलब बनाया गया, कटिंग किया, तो एक्स्ट्रा सामान को फेंक दिया जाता था। ठीक, तो ये सब हमेशा पहले से ही चलते आ रहा है, तो उसी का नकल करके जो मिला जो आज के समय में हो रहा है। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़े को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे स्तर पर देखा गया है ये सब चीज़। ठीक, तो ये सब बात है। और शिल्प उत्पादन का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, ये सब उसका केंद्र रहा। उसके बाद अगला मेन पॉइंट है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। सिंपल सी बात है, आप हिस्ट्री बुक आपके पास नहीं है तो आप हिस्ट्री बुक लोड कर लीजिए, मतलब इसका लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने इस पर वीडियो बनाया और बिहार सरकार ने भी एक ऐप लॉन्च किया था जो कि विद्यावाहिनी। ठीक, उस विद्यावाहिनी को आप यहाँ पे मतलब कि पढ़ सकते, उस विद्यावाहिनी के द्वारा। तो बुक ज़रूर पढ़िए आप लोग, हम यहाँ पढ़ाते हैं, उस बुक को आप भी पढ़िए। और यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, कम से कम 2 बार ज़रूर अभी देख ही लीजिए, फिर बाद में देख लीजिए। तो जैसे अभी मतलब देख रहे हैं उसको पॉइंट भी लिख रहे हैं, तो पॉइंट पहले देख लीजिए, फिर दूसरा बार देखिएगा तो उसको पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक, पहले समझिए बात को। तो यहाँ पे देखा जाए तो जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट होता है कि शिल्प उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था।
तो वहाँ का कैसे, वहाँ ये कच्चा माल कहाँ से आता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य पत्थर जैसे लकड़ी तथा धातु जो कि जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगवाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने प्रतिरूप संकेत मिलते हैं, वहाँ मिला बैलगाड़ी के मिट्टी के बर्तन भी मिला था। यह सम्मान तथा लोगों के स्तर मार्गों द्वारा परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का प्रयोग किया जाता था। मतलब जो कि बर्तन जो कि मिट्टी लाता था, जो कि वहाँ का कुछ नदी थे जो कि सहायक नदी थे, वहाँ का उस नदी के किनारे से ये सब मतलब कि सामान मंगाते थे। उसके बाद यहाँ पे उपमहाद्वीपीय तथा उसके आगे से आने वाला जो सामान था उसके बारे में हम जानेंगे। तो उपमहाद्वीपीय तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु जो कि माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए नागेश्वर तथा बालाकोट जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध होता था। बस्तियाँ वहाँ स्थापित की गई थी, वहाँ के मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत ढेर मात्रा मिलता है। जैसे कि बरौनी की बात करें यहाँ की, तो बरौनी में जैसे तेल मिलता है, तो वहाँ पे पेट्रोलियम ये सब तेल मिलता है। तो वहाँ पर जैसे नगर किस प्रकार बसाया गया, मतलब वहाँ का जैसे वहाँ किस प्रकार से लोग बस गया, तो इस प्रकार वहाँ भी हड़प्पा में नागेश्वर तथा बालाकोट स्थान है। तो उस नागेश्वर तथा बालाकोट वहाँ पे शंख बहुत काफ़ी मिलने लगा, तो वहाँ बस्तियाँ मतलब बसाया गया। ठीक, तो कि ऐसे कुछ अन्य पुरा स्तर थे, जैसे सुदूर अफगानिस्तान के सुतुग है जो अत्यंत कीमती माने जाते थे। वह जगह सुदूर अफगानिस्तान में सुतुग है, ठीक, वह काफ़ी कीमती जगह है। उसमें नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत मतलब कि क्या है, तो निकट स्थित था। मतलब कि वहाँ जो नीले रंग के जो पत्थर थे जो लाजवर्द मणि वहाँ अफगानिस्तान के शतुर्ग में मिला, जो कि काफ़ी कीमती थे। इसी तरह लोथर और कार्निलियन, ये लोथर तथा कार्निलियन जो कि गुजरात के भरूच में है, ठीक, गुजरात के भरूच में स्थित है, जो कि सेलखड़ी पत्थर है मिला था वहाँ दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से मिला था। धातु जो राजस्थान से कुछ स्रोत मिले थे धातु के। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति भी थी कि राजस्थान के खेती अचर जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है, उस क्षेत्र में भी जो मिला। और इन अभियान के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया गया था। इन इलाकों में यदा कदा मतलब जहाँ कहाँ यदा कदा अर्थात जहाँ तहाँ मिलने की वाली हड़प्पाई पूरा वस्तुएं जैसे संपर्कों के संकेतक हैं। ठीक, खेती के क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पुरातत्वविद ने नागेश्वर तथा मध्यपुरा संस्कृति का नाम दिया गया। वहाँ का जो खेती में जो वहाँ का कुछ सबूत मिला, उस पुरातत्वविद ने उसे नागेश्वर तथा जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद मांडों से अलग थे तथा यहाँ तांबे की पुरावस्तु की असाधारण संपदा थी। ऐसे संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे भेजते थे, ठीक, एक दूसरे से दूसरे जगह मतलब कि भेजा करता था। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। यहाँ आप सुदूर क्षेत्र से वहाँ पर मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार से संबंध थे, तो इसके बारे में जानेंगे। हाल में ही कुछ पुरातत्वविद ने मतलब खोजा और उस पर देखा कि अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर मतलब किनारे पर अरब सागर प्रायद्वीप के जो कि दक्षिण पश्चिमी जो किनारा है उस पर ओमान से भी लाया गया जाता था सामान। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों के निकल के अंश है, मतलब कुछ लोहे के अंश भी मिले हैं। दोनों से साधा उद्भव की ओर संकेत करते हैं, संपर्क के और संकेत भी मिलते हैं। एक विशेष प्रकार की पात्र मतलब बर्तन मिला, पात्र अर्थात बर्तन कहते हैं, जो बर्तन पाया गया अर्थात एक बहुत बड़ा हड़प्पाई मर्तबान मिला, जो कि मर्तमान कहने का मतलब वहाँ की मतलब कि मर्तमान आप समझ सकते हैं जो कि बर्तन था जिस पर कि जैसे मर्तमान जैसे अचार घी रखने वाला जो कि चीनी मिट्टी से मर्तमान बनाया गया था। ठीक, तो यहाँ पे मर्तमान मतलब जो कि अचार रखने के लिए घी रखने के लिए मर्तमान बनाया गया था। वह ऊपर मिट्टी मिला जिसके ऊपर काली मिट्टी की
काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्तरों से मिला था। ऐसे मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक सकती, मतलब कि जैसे बर्तन बनाया गया तो उसमें बाहर उसमें से पानी जैसे घड़ा में पानी रखेंगे तो बाहर ना आएगा, तो उस पर से पहले जैसे परत चढ़ाया जाता है ना, ताकि मतलब कि पानी बाहर ना निकले। तो उसका तरल पदार्थ था तो वह रिसाव ना हो, इसलिए उस पर मतलब कि परत चढ़ाया जाता था ओमानी स्थान से जो मिला हमें। तो ये सब कुछ बातें वहाँ का रहा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यही मर्तमान है, ये बर्तन है जिसमें अचार या घी रखने का काम आता था। ये चीनी मिट्टी से बना गया है। तो मतलब ऊपर देख सकते हैं ये चौड़ा और नीचे मतलब अलग प्रकार से है। तो ये सब मर्तमान है। इसी तरह अगला बात करें तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया, वहाँ का मेसोपोटामिया काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हड़प्पा सभ्यता का। तो मेसोपोटामिया के लेखों में मगध जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र के तांबे के आगमन के संदर्भ में मिले, जो कि तांबा मिला जो ओमान से आता था, तो दक्षिणी पश्चिमी जो कि आता था वहाँ से, तो वहाँ के कुछ बहुत ज़्यादा सबूत मिले। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया का स्थानों से मिले तांबे के निकल अंश, मेसोपोटामिया से सबसे ज़्यादा तांबे की अंश मिला गया था, जो कि लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाले लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाले पुरातत्वविद खोजों से हड़प्पाई मोहरे मतलब कि कुछ मोहरे अर्थात कुछ रुपया पैसा भी मिला, बाँट पास तथा मन के शामिल है। इस संदर्भ में यह देखना महत्वपूर्ण हो गया कि मेसोपोटामिया के जो लेख है दिलमुन, मतलब जो लेख दिलमुन है वह दिलमुन, वहाँ मेसोपोटामिया के बारे में जो लेख लिखा गया उसका नाम है दिलमुन, जो संभवतः बहरीन द्वीप, मागन तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई के क्षेत्र मतलब कि हड़प्पाई के लिए प्रयुक्त शब्द है, नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख में और मिला, मतलब जो कौन लेख में, तो दिलमुन लेख में मिला कि मेलुहा से प्राप्त। दिलमुन लेख कहाँ का है, तो मेसोपोटामिया के। इस बात को यह ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। जो वहाँ मिला जो कि कार्निलियन, लाजवर्धमणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि वहाँ की जो कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राज प्रसाद में सुनाई दे, मतलब कि ये सब मेसोपोटामिया का मिथक है। ठीक, तो वहाँ मतलब जिसको कहावत बोल सकते हैं, तो वहाँ जो पुरातत्वविद मानना चाहते हैं कि हाजी पक्षी मोर था, मतलब वह पक्षी कहते थे मतलब तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो जिसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। ठीक, राजप्रसाद मतलब जगह वहाँ सुनाई दे। तो पुरातत्वविद मानते हैं हाजा पक्षी हुआ करता था वहाँ का, तो मोर था जो। ठीक, तो ये सब, और वहाँ का उसका आवाज़ काफ़ी मतलब बेहतर, मोर जिसको कहते हैं आवाज़ भी बेहतर होगा। ओमान जो कि बेहतर मेसोपोटामिया के संपर्क और समुद्रिक मार्ग के लिए था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा के नाविकों का देश कहते हैं। मेसोपोटामिया के लेख है मेलुहा को जो लेख है उसमें पता चला मेलुहा जो नाविकों का सबसे बड़ा देश है। इसके अतिरिक्त मोहरों पर जहाज़ें तथा नावों के चित्र भी मिले, जैसे कि ये मोहर आप देख सकते हैं, मोहर जो रुपया पैसा वहाँ चलता था उस पर मतलब कि नाव का भी सिंबल मिला। ये नाव का सिंबल आप देख सकते हैं इस पे, ये वहाँ का बर्तन जो मतलब चित्र है उस पे नाव का आप देख रहे हैं नीचे में, ये नाव का सिंबल वहाँ मिला। तो ये सब कुछ हम आज पॉइंट को हमने जाना। तो आज की टॉपिक कैसा रहा, आज की वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरे जगह, और कल हम इसी तरह अगले पॉइंट पर आएंगे। चैप्टर 1 का ईटे मन तथा अस्थिया का पार्ट 3 को पढ़ेंगे। ठीक, और ऑल सब्जेक्ट हम बहुत जल्दी चालू करने वाले, सभी सब्जेक्ट आपको इस पर पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कि फिर कल, तो धन्यवाद।